प्रेमचंद ने लिखा है कि कोई वाद जब विवाद का रूप धारण कर लेता है तो वो अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच। यहाँ ना किसी का एजेंडा है और ना ही हो हल्ला। रिसर्च के आधार पर 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। ये बार लगता है कि जुडिशरी हस्तक्षेप कर रही है हमारे कामों के अंदर। कि संविधान में जो मर्यादा दी है उस मर्यादा का पालन न्यायपालिका भी करे। क्या पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किसी और संस्था पर डिपेंड कर सकता है? ये नहीं हो सकता। न तो एग्जीक्यूटिव कानून को देख सकती, इट हैज टू फॉलो इट, और न जुडिशियरी इंटरवेन कर सकती। भारत में सुपर कौन है, सुप्रीम कौन है, संसद या संविधान? ये बहस तो चलती रहती है। जुडिशियल बिरादरी से लेकर राजनेता तक इस पर अपनी अपनी राय देते रहते हैं। बुधवार को जयपुर में एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस बहस को एक बार फिर से हवा दे दी। संसद की सुप्रीमेसी के पक्ष में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। दरअसल राज्यसभा सभापति धनखड़ ने बुधवार को जयपुर में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के सम्मेलन में बोल रहे थे और इस दौरान देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बयानों का हवाला देते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या अब संसद में बने कानून पर कोर्ट की मोहर लगेगी तभी वो मान्य होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था जनादेश को बेअसर करने के लिए शक्ति या अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ना सिर्फ जगदीप धनखड़ साहब बल्कि वहां मौजूद सभी राजनेता एक सुर में कहा कि संवैधानिक मर्यादा में रहे न्यायपालिका जुडिशरी। तो चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस सम्मेलन में किसने क्या कहा। राजनेताओं के निशाने पर जुडिशरी है। जगदीप धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति है उन्होंने कहा कि संसद के बनाए कानून को कोई संस्था अमान्य नहीं कर सकती है। ये महत्वपूर्ण बात जगदीप धनखड़ साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि न्यायिक मंच से जनता के लिए दिखावा अच्छा नहीं है। ये नहीं है कि जुडिशरी के लोग अब दिखावा करने लगे कि हम बेहतर करते हैं या चिंता करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब ने कहा कि न्यायपालिका को मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। ओम बिरला साहब का कहना था कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए विश्वास और संतुलन से काम किया जाना चाहिए। ये ओम बिरला साहब का कहना था, लोकसभा अध्यक्ष का। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। जयपुर में ये सम्मेलन हो रहा था प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, कांग्रेस के नेता भी हैं। उन्होंने कहा कि कई बार लगा कि अदालतें दखलंदाजी कर रही हैं, हस्तक्षेप कर रही हैं। ये मुख्यमंत्री ने बात की। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भारत की अदालतों में लाखों केस कई साल से पेंडिंग, सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक जजों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस काम होता नजर नहीं आता। उल्टा जजों की नियुक्ति पर विवाद चल रहा है क्योंकि जजों के नाम पर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में सहमति नहीं बन रही। आइए आपको पहले इस विवाद के बारे में बताते हैं कि जुडिशियल कमीशन को लेकर या जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर क्या विवाद चल रहा है। नए जजों की नियुक्ति पर विवाद। अदालतों में जजों की नियुक्ति को लेकर 6 महीने से विवाद चल रहा है। ये कंटिन्यूएशन में, वैसे तो पहले चलता ही रहता है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 21 नामों की सरकार को सिफारिश की है, जो कॉलेजियम बना हुआ है, लेकिन सरकार ने 21 में से 19 नामों को वापस कर दिया है, यानी उस सिफारिश को नहीं माना है। उनकी नियुक्ति पर सरकार ने अब तक मोहर नहीं लगाई है। एक बड़ा मसला है जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर। फिर जिस तरह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसलों में हस्तक्षेप ना करे और विधायिका को अपना काम करने दें, ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ऐसे कौन कौन से मामले इतिहास में रहे हैं जिन पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट में एक राय नहीं बनी। कितने फैसले बदल गए हैं जो सरकार ने किए और सुप्रीम कोर्ट ने बदले और यहाँ पर हुआ, इनको देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है 1973 का केशवानंद भारती केस, जिसमें संविधान की संरचना को नहीं छेड़ा जा सकता, इसकी बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता। दूसरी तरफ 1975 याद कीजिए, जब इमरजेंसी थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में संसद ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक परीक्षण से दूर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 77 में मेनका गांधी केस में जीवन के अधिकार से सरकार वंचित नहीं कर सकती, इसको कहा। 76 में संविधान संशोधन को जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर कर दिया संसद ने। यह भी एक बड़ा फैसला था संसद का, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने 77 में मेनका गांधी केस में तो जीवन की बात की है। एक और मामला है सुप्रीम कोर्ट का 2013 का, कि जब ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला था कि सजा याफ्ता विधायक सांसद के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई। उनका कहना था कि सजा याफ्ता जो विधायक हैं और सांसद हैं उन पर रोक लगाई जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक और मसला था संसद का, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई, 1986 का, जो शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उलट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 का एक और फैसला है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम, जुडिशल जो अपॉइंटमेंट कमीशन है उसको रद्द कर दिया। और संसद में 2013 में काफ़ी दागी नेताओं की अयोग्यता को लेकर अदालत का फैसला बदल दिया गया। तो ये कन्फ्रंटेशन जो है लगातार दिख रहा है। एक और फैसला 2017 का AFSPA जो होता है उसमें मणिपुर में कम से कम फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जबकि संसद ने 2017 में SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। यह भी एक सोशल इशू था। उपराष्ट्रपति के भाषण का केंद्र बिंदु केशवानंद भारती केस रहा है। आखिर इस केस में ऐसा क्या है जो बार बार यह मामला विधायिका और न्यायपालिका के बीच तकरार का हिस्सा बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण केस है जिसने हिंदुस्तान की राजनीति को बड़े तेजी से झकझोरा था। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा तय कर दी थी। उस लक्ष्मण रेखा को समझते हैं केशवानंद भारती केस से। 1973 का मसला है। क्या है केशवानंद भारती मामला, देख सकते हैं। केशवानंद जो मठ के मठाधीश थे, उन्होंने केशवानंद भारती भूमि सुधार कानून और 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। और 1973 में सुप्रीम कोर्ट में 68 दिन इस पर लगातार सुनवाई चली। 68 डेज तक कंटिन्यूएशन में उस पर सुनवाई हुई और 13 जजों की बेंच थी, संवैधानिक बेंच थी। 13 जजों की अब तक की बड़ी बेंच है, जिसमें 7-6 का बहुमत से भारती के पक्ष में, केशवानंद भारती के पक्ष में फैसला सुनाया गया। तो ये ऐसा फैसला है, इसको सभी लोगों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की अखंडता के संरक्षण के कार्य को स्वयं स्वीकार किया था। ये केशवानंद भारती केस का ही मसला है जिसको लेकर चर्चा हुई। संसद की शक्ति संविधान संशोधन करने की है, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे को नहीं। इसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसको लेकर हमेशा डिबेट होती है कि बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर बदलाव नहीं किया जा सकता। अब आपको सुनाते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सम्मेलन में क्या कहा। साथ ही आपको कानून मंत्री किरण रिजिजू का वो बयान भी सुनाते हैं जो उन्होंने संसद में कॉलेजियम सिस्टम पर कहा था। फिर चर्चा शुरू करेंगे। ये नहीं हो सकता। न तो एग्जीक्यूटिव कानून को देख सकती, इट हैज टू फॉलो इट, और न जुडिशियरी इंटरवेन कर सकती। यदि अगर संसद के बनाए हुए कानून को किसी भी आधार पर कोई भी संस्था अमान्य करती है तो ठीक नहीं होगा प्रजातंत्र के लिए, बल्कि कहना मुश्किल होगा, आर वी अ डेमोक्रेटिक नेशन। संसद और विधानमंडल के अध्यक्ष हमेशा न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, उनके अधिकारों का, उनकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारा यह भी मानना है कि संविधान में जो मर्यादा दी है उस मर्यादा का पालन न्यायपालिका भी करे। कई बार जुडिशरी के साथ में थोड़ा डिफरेंशियल भी आते हैं कि कानून बनाते हम लोग, वो अपनी अलग व्याख्या करते हैं। कई बार लगता है कि जुडिशरी हस्तक्षेप कर रही है हमारे कामों के अंदर। कभी कभी लगता है कि जो अधिकार कोर्ट को दिए हैं उस पर सरकार हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन आप संविधान का प्रावधान देखेंगे तो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीड्यूर है वो सरकार का ही अधिकार था और कोर्ट के साथ हमारा कंसल्टेशन चलता था। 93 के बाद वो चेंज हो गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संसदीय वर्चस्व यानी सुप्रीमेसी पर जोर देने की बात को गलत बताते हुए कांग्रेस के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया और कहा कि राज्यसभा के माननीय सभापति गलत हैं जब वो ये कहते हैं कि संसद सुप्रीम है। संसद नहीं, संविधान सुप्रीम है और ये चेतावनी हो सकती है। वास्तव में सभापति के विचारों को प्रत्येक संविधान प्रेमी नागरिक को आने वाले खतरों के प्रति चेतावनी के रूप में लेना चाहिए, ये चिदम्बरम साहब ने ट्वीट किया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संसद को ही सुप्रीम माना जाना चाहिए? क्या संसद संविधान बदल सकती है? क्या लोकतंत्र
केवल बहुमत से चलता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस सतीश चंद्रा साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे जी और संविधान विशेषज्ञ शम्स ख्वाजा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जस्टिस सतीश चंद्रा साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं, जो एक कन्फ्रंटेशन लगातार चल रहा है जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच में, तो उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? जो कल खासतौर से प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी नहीं होगी, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होगी, एक भाव ये था। हमारे भारत के अंदर जो है संविधान सुप्रीम है जी, और उसके 3 विंग हैं, जिसका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, तीनों के अपनी अपनी सीमाएं हैं और तीनों को कोऑर्डिनेशन से ही काम करना चाहिए ताकि उनके अंदर सद्भावना बनी रहे और काम चलता रहे जी। लेकिन अब जो कन्फ्रंटेशन आ रहा है, जो आपने पीछे बताया है जी, एक तो ये कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो तो सही नहीं है, तो हम ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं है जी, हम भारतीय पार्लियामेंट हैं। और इसके अंदर आपको याद होगा एसडीएम जबलपुर का केस था इमरजेंसी के अंदर, जब वो फंडामेंटल राइट्स की बात आई या शाहबानो के केस की बात आई या और भी बहुत सारे केसेस हैं जहां उन्होंने उसको सेटिस्फाइड किया। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का ही केस देख लीजिए रिसेंटली 2015 में, उसको सेटिस्फाइड किया, तो ये तो उसके अंदर है। लेकिन जो आज मुद्दा है या जो भी ये गर्मा गर्म बहस चल रही है उसके पीछे है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस जी, असली बात ये रहेगी, यही कोर इशू है जी। जितनी भी भाषणबाजी हो रही है उसके पीछे कोर इशू यही है कि सुपरमेसी किसकी रहेगी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस, हाई कोर्ट के और इसके अंदर जी। और इसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोलिजियम सिस्टम क्रिएट किया है जी, जबकि हमारा संविधान का आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के लिए और 217 हाई कोर्ट के लिए कहता है जी कि कंसल्टेशन और एज डीम फिट, कि गवर्नमेंट की सुपरमेसी है और वो जो है उनको कंसल्ट करेगी चीफ जस्टिस को और उसके बाद वो डिसाइड कर देगी कोलिजियम, एंड नॉट मेंशन कोलिजियम वर्ड तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं जी। और उसके बाद जो था एसपी गुप्ता का केस था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपहेल्ड किया था 30 दिसंबर 81 को, और उसमें कहा था फर्स्ट जजेस केस के नाम से ना जाना जाता है कि उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव की है वो सुपरमेसी रहेगी, कंसल्टेंसी रहेगी सीजीआई के साथ और उसके बाद होगा। फिर दूसरा आया जिसको हम बोलते हैं 6 अक्टूबर 93 में सेकंड जजेस केसेस, एसोसिएशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एडवोकेट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और 9 जजेस थे, उसमें वर्मा साहब ने जजमेंट लिखा, उन्होंने कहा नहीं, जुडिशियल फैमिली मैटर जो है ये एग्जीक्यूटिव के कोई रोल नहीं है, इसका जुडिशियल का फैमिली मैटर है, वही डिसाइड करेंगे और वही उसके अंदर बनाएंगे। और उसके बाद क्या था कि उसका रिजल्ट आ गया कि अब वो ही सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करता है जिसकी कोई पब्लिक को नॉलेज भी नहीं थी, हाउ एंड व्हेन, हाउ डिसीजन वाज टेकन, हाउ द पर्सन वाज सुपरसीडेड, हाउ द जज वाज सुपरसीडेड, वो उसके अंदर कोई किसी को पता नहीं था। और प्रेसिडेंट का रोल यानी कि एग्जीक्यूटिव का रोल जो है मियरली रबड़ स्टैम्प बनकर रह गया, नो रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन दिस वन। तो आप इसको ठीक समझते हैं? उसके बाद अभी मैं बताता हूँ, 214 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, उसके अंदर उन्होंने कहा 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और प्राइमरी जो है प्राइमेसी होता है सीजीआई की रहेगी, बट द अपॉइंटमेंट विल बी मेड बाय द एग्जीक्यूटिव एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उनका रिकमेंडेशन थी। 98 के अंदर के आर नारायण जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस टाइम में, ऑनरेबल के आर नारायण, उन्होंने कहा कि ये जो प्रेजेंट सिस्टम है ये कैसे वर्क करेगा इसको बताया जाए, और उसके बाद ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई और उन्होंने बताया कि एलिगेशन जो है कोलिजियम के ऊपर लगाए गए और पब्लिक के अंदर भी लगे हुए हैं कि कोलिजियम का ये नहीं पता लगता कि वो करता क्या है, पारदर्शिता नहीं है उसके अंदर, और कैसे वो सुपरसीड कर रहे हैं जजेस को और उनके लिए क्या रीजन है, और ये नहीं बता पा रहे कि फला फला जज जो है अनक्वालिफाइड है, उसको हम नहीं ले रहे हैं या उसके खिलाफ ये मटेरियल है जी। तो ये सारा सिस्टम उसके अंदर है जी। और जो कोजेंट रीजन्स है वो कभी भी नहीं आते, नॉट गिवन, और सीनियरिटी वायलेशन का भी केस बना, कंसल्टेंसी जो है राइटिंग कुछ नहीं है, और डायनेस्टी ऑफ जजेस जो बाहर से आते हैं उनके खिलाफ ये एलिगेशन लगा कि जो जजेस बाहर से आए हैं उसके अंदर 90% की डायनेस्टी या तो वो चैम्बर से रहे हैं किसी जज के या उनके रिश्तेदार रहे हैं, और उसके अंदर आपस में जजेस के अंदर भी पॉलिटिक्स है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी है, और इसके अंदर सारा ये सिस्टम चलता रहा। इसके बाद इसीलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को, एनजेएसी को, यही उसको करते हैं जी, इसी को वो क्रिटिसाइज करते हैं। और गवर्नमेंट कहती है कि इससे पहले जब ये कॉलेजियम सिस्टम नहीं था तब भी अपॉइंटमेंट होते थे और बहुत ही बढ़िया जजेस उस टाइम के भी आए हैं जी।
ठीक है, उन्होंने काफी कुछ कंट्रीब्यूट जी किया आपने बहुत विस्तार से है। जी इस विषय को समझाया। और असल बात ये भी है कि इसी को लेकर ज़्यादा झगड़ा कहना चाहिए या जो नाराज़गी है वो दिखाई दे रही है। हमारे साथ अश्विनी दुबे साहब भी जुड़े हुए हैं और शम्स ख्वाजा साहब भी जुड़े हुए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। शम्स साहब, जो बात हो रही है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ ना करे संसद, यहाँ तो बात ठीक आती है, लेकिन एनजेएसी कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जो मसला है एनजेसी का, जुडिशियल अपॉइंटमेंट का, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है क्या? देखिए, कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में रखी गई हैं जो समझी जाती हैं जी, और वो फॉर्चुनेटली ये स्ट्रेंथ है उस थ्योरी की, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी की, कि वो उन चीज़ों को पिन पॉइंट नहीं करता। इट इज़ लेफ्ट टू द परसेप्शन, टू द विजडम ऑफ जजेस, ज्यूरिस्ट्स, कि उन चीज़ों को समझें। जुडिशियल रिव्यू है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन, कोई भी एक्ट, कोई भी अटेम्प्ट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर को डिमिनिश करने या कॉम्प्रोमाइज़ करने की अगर की जाती है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी प्रोटेक्ट करती है जी। एक बात बहुत साफ तौर से पहले कही गई कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इंडिया में जी, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है जी, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। ये बात मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा कह चुका हूँ कई मंचों से। और ना ही कोई व्यक्ति, कोई शख्स, कोई लीडर सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है जी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? दो चीज़ें हैं, एक टेरिटरी है और दूसरा प्रिंसिपल्स है जी। वो प्रिंसिपल्स, वो आधार, वो तरीक़े, वो ओवरऑल हमारा, हमारी मर्यादा जिससे हम देश को बनाए हैं, देश को चलाएंगे, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडिया इनटू अ कंट्री, विच इज़ ए द टेरिटरी, बी द प्रिंसिपल्स, वो मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो बेसिक, जो मूल आधार हैं, अगर उनके साथ खिलवाड़ किया जाएगा, जिसे चाहे वो 99% अमेंडमेंट से किया जाए या किसी प्रयास से किया जाए, उनके साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो वो उसकी इजाज़त नहीं होगी जी। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच जजमेंट था केशव नंदा भारती केस का, उसने ये बात उसको व्याख्या करके बहुत ही साफ तौर से रखी। दिस इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन। मसलन कल अगर संसद की मेजॉरिटी ये तय करे कि इंडिया इस्लामिक देश होगा या इंडिया हिंदू राष्ट्र होगा जी, तो क्या आप उसकी इजाज़त देंगे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया को जो कॉन्स्टिट्यूट किया है हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, जिन लोगों ने ये देश आज़ाद कराया, उन लोगों ने सेक्युलरिज्म इसकी बुनियाद में, इसके बेसिक स्ट्रक्चर में रखा। ठीक है। इसी तरह से और कई चीज़ें जी जो आप वैसे चेंज नहीं कर सकते जी। तो उन चीज़ों को छेड़छाड़ करने से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इट बिकम समथिंग कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। अश्विनी जी के पास भी एक बार समझ लेते हैं। अश्विनी जी, आपने दोनों पक्ष को समझा, दो बातें समझी। जस्टिस सतीश चंद्रा ने भी बहुत विस्तार से इस बात को समझाया और शम्स ख्वाजा साहब कर रहे हैं प्रोटेक्टिव मेजर्स के तौर पर खासतौर से ध्यान रखना चाहिए। आपकी क्या राय है इसको लेकर? देखिए, दो बातें समझना होगा कि केशवानंद भारती, श्रीपाद गलवगुरु और केरल राज्य के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जी, वो बड़ा क्लियर है जी। एक ऐसा निर्णय जिसने भारत के संविधान की रक्षा की और भारत में जो अधिनायकवादी शासन या एक दलीय सरकार के आने की परंपरा की शुरुआत हो रही थी, उस शासन को आने से रोका जी। 13 जजेस में से 7 जजेस के बहुमत के फैसले, 11 जजेस के बेंच ने उस फैसले को पलट दिया जो गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य का फैसला था, जिसमें 24वें, 25वें, 29वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। सवाल तो है, आपने एनजेएसी का मुद्दा उठाया। एनजेएसी को मैं भी गलत मानता हूँ। गलत क्यों मानता हूँ जी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आपने उसमें चेयरमैन बना दिया, बट विथ नो वोटिंग पावर जी। दूसरा, आपने कहा कि 2 लोग सोसाइटी के बड़े नॉमिनेटेड बड़े लोग होंगे, बट वह क्या उनका बैकग्राउंड होगा जुडिशरी का, क्या उनका बैकग्राउंड होगा लीगल एक्यूमेंट का, क्या वो संविधान को समझेंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया।
जी। एनजेएससी को इस परिवर्तन के साथ दोबारा लाना जरूरी था, हालांकि नहीं लगे। तो एनजेएससी को अगर हम देखते तो वो एक तरह से एक ऐसा एक्ट था जिसमें ये कमियां थी। अब केशवानंद भारती के जजमेंट के जो हवाले में बात हो रही है जी, ये समझना होगा कि 1964 से 72 तक संसद द्वारा मंजूरी जो दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के कुछ के फैसले जो उस समय संविधान संशोधन में आए थे, जैसे सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, शंकरी प्रसाद सिंह देव वर्सेस भारत संघ, ये जो फैसले थे उन फैसले में कि संसद की शक्ति प्रतिबंधित नहीं है जी, और संसद की शक्ति प्रतिबंधित नहीं है, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम बात कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क थे, जो उनका विजन था, जो उनका विजडम था कि भारत में जो अगर हम एक संवैधानिक सरकार, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी दे रहे हैं जिसमें तीनों अंगों के अपने अपने कार्य हैं, वो उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो नहीं बदला जा सकता। अब बाद में जो लोग सरकारें अपने हिसाब से संशोधन करती रही, आपने भी बड़ा SC/ST एक्ट वाला भी हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद ने पलट दिया और संसद के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। तो तीनों के बीच संतुलन बेहद जरूरी है और वो संतुलन केशवानंद भारती जजमेंट बड़ी 68 दिन की बहस में करती है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपने सभी उत्तरदायित्वों का पूरी तरह से पालन करें और तीनों के बीच में संतुलन बनाए रखें और कोई एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे और कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमिसी, तीनों की अकाउंटेबिलिटी हो। जी, ठीक है। इसके लिए जरूरी था और इसीलिए जो समय समय पर तमाम बातें, क्योंकि देखिए जब आप जनता का मैंडेट होता है तो जनता के मैंडेट के सामने आपको जो अपीलमेंट के लिए अच्छा लगता है आप वैसा ही करते हैं जी। लेकिन वहां आपको चेक करने के लिए कि क्या आपका वो जो डिसीजन है वो डिसीजन रिलीजन के बेसिस पर है, वो डिसीजन पॉलिटिकल की क्लास को रीच करने के लिए लिया गया है, या वो डिसीजन आपको अब पूरी तरह से निरंकुश शासन आने वाले दिनों में देने के लिए बनाया जा रहा है, उसके लिए जरूरी। इसीलिए एक बैलेंस बनाने के लिए जो केशवानंद भारती की जजमेंट थी वो जजमेंट थी और सारा मसला जैसे हम देख रहे हैं वो है तो जजेस के अपॉइंटमेंट। लगता है कि जुडिशरी हस्तक्षेप कर रही है हमारे कामों के अंदर, कि संविधान में जो मर्यादा दी है उस मर्यादा का पालन न्यायपालिका भी करे। क्या पार्लियामेंट का पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन किसी और संस्था पर डिपेंड कर सकता है? ये नहीं हो सकता। न तो एग्जीक्यूटिव कानून को देख सकती, इट हैज टू फॉलो इट, और न जुडिशियरी इंटरवेन कर सकती। जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट खास तौर से कहना चाहिए कि विधायिका और कार्यपालिका को लेकर किस तरह से बात चल रही है, न्यायपालिका को लेकर माफ़ कीजिए, उस पर बेहद चर्चा गर्म हो गई है। जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति रही हैं। जस्टिस सतीश चंद्र साहब हमारे साथ हैं, अश्विनी दुबे जी हैं और एडवोकेट शम्स ख्वाजा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जस्टिस मिश्रा, आपने सुना होगा उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब कह रहे हैं कि किसी को इंटरवीन करने की इजाज़त नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को भी उन्होंने खास तौर से स्पेसिफिक तौर पे कहा। क्या व्यवस्था कहती है, कानून क्या कहता है, और आप समझते हैं कि ये ठीक है बात? क्योंकि ज़्यादातर राजनेताओं का तर्क होता है कि वो जनता का मैंडेट लेकर, पीपल मैंडेट से आते हैं और संविधान का या कानून बनाने का काम संसद का है, तो फिर क्यों दखल जुडिशरी का? जस्टिस मिश्रा, वो हाँ, अभी जो स्थिति है जी, वो जो कॉलेजियम सिस्टम की जिसकी शुरुआत हुई जी, जिस जजमेंट से, वो जजमेंट के तहत हो रहा है जी। तो इसलिए ये कहना कि ये दखल दे, वो शायद मेरी समझ से वो सही नहीं होगा जी। और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल जो पहले पास हुआ था और वो सेटिस्फाइड हो गया सुप्रीम कोर्ट की हाँ के लार्जर बेंच से जी। तो उसके तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है जो कॉलेजियम सिस्टम के कॉलेजियम सिस्टम के तहत वो जजेस के अपॉइंटमेंट की सिफारिश की जाती है जी। नहीं, जस्टिस मिश्रा, मैं समझना चाहता हूं जो वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि संविधान में
व्यवस्था है कि संसद जो है कानून बनाए और उसमें किसी को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, इजाज़त नहीं है। जस्टिस मिश्रा से शायद हमारा कनेक्शन कट गया। जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा साहब, सतीश चंद्रा साहब, माफ़ कीजिए, आपसे समझना चाहता हूँ, बेसिक बात है कि ये लड़ाई केवल एनजेएससी की नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि जुडिशरी इंटरवीन नहीं कर सकती, ये बहुत महत्वपूर्ण बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने इस बात पर जोर दिया है। देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट पढ़ेंगे तो तीनों ऑर्गन के बारे में उसमें लिखा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस विल अप्लाई। एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेंगे ताकि किसी की भी आर्बिट्रेरीनेस ना रहे, किसी की मोनोपोली ना रहे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनको सुपरसीड किया जाता है। शाहबानो केस में आपके जो पार्लियामेंट एक्ट पास करती है उसको जो है सेटिसाइड करते हैं, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करता है सुप्रीम कोर्ट, जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन और अदर केसेस के लिए किया है। तो ये सारा का सारा चेक एंड बैलेंस का है। जहां तक सवाल है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, तो इसके लिए तो ये 13/4/2015 को लेकर आए थे एक्ट जो था 99th अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसका जजमेंट आया था 16 अक्टूबर 2015 को, जिसमें उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया। रीजन क्या था, अगर आपने जजमेंट पढ़ा होगा तो उसके अंदर दो चीजें मेन हैं। एक तो एक 4 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, इसमें 2 जजेस थे सिटिंग जज और 2 थे एमिनेंट पर्संस, और एक था उन्होंने कि कोई भी उसके अंदर वीटो पावर यूज कर सकता है। तो ये जो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है और इसके अंदर इंटरफेरेंस है, और वो जो 2 एमिनेंट पर्सन थे उसकी कहीं डेफिनेशन डिफाइन नहीं की गई थी। तो सर उसमें सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता था कि सरकार को कि इसको बदलाव करे और इसे ज्यादा मजबूत, ज्यादा बेहतर बनाए। पहली बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के पास जो डिसीजन होता है उस पर डिसीजन देना होता है जी, और उसके डिसीजन में भी तो ये बात कही जा सकती है। कॉलेजियम जो है दैट इज द क्रिएशन, और ये तो जो है जजेस का ही है जी, यहाँ पर जजेस अपॉइंट जजेस जी, ये सब इंडिया के अंदर ही होता है कि जजेस अपॉइंट जजेस जी, ये महत्वपूर्ण बात है। उसको सेटिसाइड ही कर दिया उन्होंने, उसको अल्ट्रा वायरस से डिक्लेयर कर दिया जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, अब जो है आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार इस बिल को दोबारा लेकर आ रही है जी, और उसके अंदर ये चीजें होंगी, वीटो पावर खत्म हो जाएगी, मेजॉरिटी डिसीजन हो जाएगा, और जो एमिनेंट पर्सन है उसको डिफाइन कर देंगे या उसमें रिटायर्ड जजेस को लगा देंगे। ठीक है, जस्टिस मिश्रा, आप इस बात को समझते हैं, आप क्या इस राय से हैं कि सुप्रीम कोर्ट को उसे सेट असाइड करने की बजाय सरकार को कहना चाहिए था कि इसमें बदलाव करे? पहली बात। और दूसरी बात, जैसा जस्टिस सतीश चंद्रा साहब ने भी कहा कि ये हिंदुस्तान में ही होता है कि जज ही अपने लोगों को नियुक्त करे, जज ही जज को नियुक्त करे, दूसरे का इंटरफियरेंस नहीं हो, इंटरवीन कोई ना करे, ये ठीक है व्यवस्था। और बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि पॉलिटिक्स में तो होती है कि नहीं होती, लेकिन जुडिशरी में डायनेस्टी बहुत चल रही है। देखिए, मेरा भी मानना है जी कि कोई भी जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो एक समन्वय का स्थान होना चाहिए, जिसमें विधायिका और जुडिशरी दोनों का स्थान होना चाहिए जी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे ये लगती है कि बिल्कुल एक निष्पक्षता उसमें भी होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के पहले जो स्थिति थी जी, उसमें कॉलेजियम सिस्टम नहीं था और उसमें सरकार काफी हद तक हस्तक्षेप करती थी चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा और लॉ मिनिस्टर्स के द्वारा जी। तो और उसमें कोटा का ध्यान रखा जाता था, कई बार कास्ट का ध्यान रखा जाता था जी। तो कोई भी जो प्रावधान किया जाए उसमें अगर नीयत साफ होनी चाहिए कि बिल्कुल निष्पक्षता होनी चाहिए कुछ, लेकिन क्योंकि वो जो एक कहावत है कि आदमी खुदा नहीं होता, तो खराबियां उस सिस्टम में भी थी जिसके कारण कॉलेजियम सिस्टम का प्रादुर्भाव हुआ और वो निकला। लेकिन उसमें वो भी आदर्श की स्थिति नहीं है, तो मेरा भी मानना, मैं तो पता नहीं मुझे कहना, मैं तो खुद ही भुक्तभोगी हूँ जी। तो इसलिए जो कॉलेजियम सिस्टम में भी थोड़ी सी मेरा आभास है कि उसमें सब्जेक्टिविटी तो होती है जी, क्योंकि और उसको आप सब्जेक्टिविटी कहिए या समझिए कि उनके हिसाब से या उनकी समझ में वो सबसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति है जी। तो इसलिए वो बिल्कुल 100% बिल्कुल ही शुद्ध होता है, तो वो भी शायद कहना अतिशयोक्ति होगी। इसलिए मेरी समझ से
कोई ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए जिसमें विधायिका का भी से हो और जुडिशरी का, और ऐसा ना हो कि सिर्फ विधायिका ही विधायिका, उसमें लेजिस्लेचर ही रहे। जी, लेकिन उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसमें है ना, चेयरमैन तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है एनजेसी में। नहीं, लेकिन अगर उनको माइनॉरिटी में रख दिया जाएगा जी, और उसमें मान लीजिए जैसे पिछला जो था, पिछला जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल था जी, उसमें जहां तक मुझे स्मरण है उसमें शायद 6 लोग थे जी, तो वो ऑड नंबर नहीं था, इवन नंबर था। हाँ, ऑड नंबर होना चाहिए। तो अगर ऑड नंबर अगर होगा और उसमें एक बैलेंस बनाने की, जस्टिस की का तो सिंबल ही बैलेंस है, तराजू और स्केल को मानते हैं, बैलेंस है। तो उसमें अगर बैलेंस होगा तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि मैं तो फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने पुराना टाइम भी देखा है, थोड़ा नया भी देख रही हूँ। तो पुराने टाइम में भी क्या होता था कि उसमें विधायिका के लोगों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता था जी, और वो चीफ मिनिस्टर्स के थ्रू ज्यादा होता था, क्योंकि हाई कोर्ट्स में तो चीफ मिनिस्टर्स के थ्रू नाम वहां से आता है। तो उसमें जो अगर चीफ मिनिस्टर ने सोचा कि नहीं भाई ये नाम बिल्कुल मेरे सिस्टम को नहीं सूट करेगा, तो वो सारी चीजों का ध्यान मेरे ख्याल में। लेकिन जस्टिस मिश्रा एक छोटा सा सवाल जो आरोप लगता रहा है कॉलेजियम को लेकर कि जजेस जब खुद ही जजेस को नियुक्त करते हैं तो उसमें परिवारवाद, मित्रता, दोस्ताना, ये सब रिश्तों का भी ध्यान रखा जाता है। क्या ये बात ठीक है? आप ऐसा समझती हैं? आप उस सिस्टम के अंदर रही हैं? नहीं, ये मैं नहीं मानती कि ऐसा होता है जी। लेकिन ये कहना कि अगर किसी परिवार से कोई उपयुक्त योग्य व्यक्ति है तो सिर्फ उसको इसलिए नकार देना चाहिए और उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए क्योंकि वो उस परिवार से आता है, फिर तो हर व्यवसाय में, हर प्रोफेशन में है। ठीक है जी, लेकिन उसको वो देखना चाहिए कि वो कुछ अपॉइंटमेंट्स कई बार ऐसे होते हैं जिसमें लगता है कि अरे ये तो सिर्फ फैमिली की वजह से आ गया जी, फैमिली की वजह से आ गया जी, लेकिन फैमिली की ही वजह से होता है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिविटी उसमें भी होती है, उसमें भी होती है। परिवार भले ना हो, उनको लगता है एक समुदाय का हो, हाँ वो एक ही बात है, उसको नाम एक कुछ रीजन का हो जी। तो ये सब लगता है कि थोड़ा बहुत जी कर जाता है। अश्विनी जी, परिवारवाद के खिलाफ जो सबसे मतलब समर्थन में जो सबसे मजबूत तर्क दिया जाता है वो यही है कि फैमिली का कोई आदमी काबिल है तो उसको क्यों नहीं लिया जाए, फिर तो कहीं पर भी क्या झगड़ा करना है। भारत जैसे में विजय आज भी लोकतंत्र आने के बाद भी महाराजाओं का गुणगान होता, डायनेस्टी पॉलिटिक्स में लगातार परिवारों का नेता हो वो, और वहां पर जहां पर जिनकी संख्या बहुत ज्यादा हो वो अगर एक स्वतंत्र न्यायपालिका को अच्छे आचरण की और अच्छे व्यवहार की और संविधान के सुपरमेसी के लिए अनर्गल बातें करें, वो शोभा नहीं देता जी। विजय जी, कौन पत्रकार अच्छा है, न्यूज इंडिया के लिए बेस्ट संवाददाता होगा, वो जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, अश्विनी दुबे, जस्टिस सतीश चंद्रा या शम्स ख्वाजा साहब नहीं डिसाइड करेंगे जी। उनके नापने का पैमाना विजय त्रिवेदी जी बेहतर समझ सकेंगे जी। दूसरा, इस देश में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से और लोग जी जब पॉलिटिकल सिस्टम के बाद जुडिशियल सिस्टम में आने लगेंगे, जो जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है जी, और जब कार्यपालिका अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहती है तब न्यायपालिका उसके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है जी। ऐसे केसेस में, जिन केसेस में इंदिरा गांधी राज बनाम राजनारायण, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स पी सांबा मूर्ति बनाम एपी राज्य की हो तो होलोहन बनाम चचिहलो और SC/ST मैटर के साथ NJSC जैसे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स मैटर्स है वैसे केसेस हैं, और जो जुडिशियरी 2 साल से ज्यादा के सजा दिए हुए लोगों के जो अपराधी व्यक्तित्व के कैरेक्टर के लोग हों और जो डिसाइड करे कि वो नहीं पार्लियामेंट में आएंगे, वो कानून नहीं बनाएंगे और विनिपेलिटी क्राइटेरिया नहीं होगी, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को पब्लिश करना होगा, ऐसे चीजों को जो अगर मैं समझता हूं संविधान की सुपरमेसी के लिए और जनता की अकाउंटेबिलिटी के लिए किसी ने अगर काम किया, जुडिशरी ने किया,
दूसरा जी, एनजेएसी के लिए मैं 10 सेकंड और जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एनजेएसी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे लेकिन विदाउट वोटिंग राइट। ठीक है, एनजेएसी में 2 नाम ओबीसी एससी एसटी या माइनॉरिटी से थे, बट उनका लीगल एक्यूमेंट नहीं होगा। कहां से ये एनजेएसी ठीक हो गया, ये बात थी। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस समय अटॉर्नी जनरल से कि आप इसको विचार करिए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए बातें जो है उसको समझना होगा कि तीनों अंगों की अपनी अलग भूमिका है। ठीक है, और हम अपने हिसाब से इंटरप्रेटेट करते हैं, यही कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती। शम्स ख्वाजा साहब, जो पार्लियामेंट की तरफ से या हमारे राजनेताओं की तरफ से जो सबसे ताकतवर तर्क दिया जाता है वो ये है कि हम ऑडिट पर बैठे हुए हैं, हम अकाउंटेबिलिटी पर बैठे हुए हैं। मतलब 5 साल में हमें हर बार अकाउंटेबिलिटी को जो है प्रूव करना पड़ता है, अपनी परख देनी होती है। लेकिन जज साहब के तो कोई होता नहीं, एक बार हो गया, सिलेक्शन हो गया या जैसे भी हुआ, बाहर से आए, कुछ भी है, जो भी प्रोसेस में, उस पर प्रोसेस पे सवाल नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो कोई भी फैसला दे, जस्टिस सतीश चंद्रा साहब दें, जस्टिस मिश्रा दें, जस्टिस सो एंड सो कोई भी दें, तो उनकी सुप्रीमेसी और उनकी सुप्रीमेसी में ये फ़र्क है, वो अकाउंटेबल हैं। देखिए, मैं जो अर्ज़ करूँगा एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टूडेंट, और मैं आई टेक बेनिफिट ऑफ जस्टिस ज्ञान सुधा जी's presence here, and she will edit and probably observe on my comment also. सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी का जो कहा जाता है, जज साहब को अपॉइंट कर दिया, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं जी। ये तसव्वुर, ये ख्याल गलत है जी। जजेस की सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी हम लोग हैं, मेंबर्स ऑफ द बार जी। जज साहब को हमें फेस करना पड़ता है जी। ऐसा नहीं है कि जज साहब कुछ भी डिसीजन दे दें और वो उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है जी। या अकाउंटेबिलिटी, उनकी बहुत बड़ी मॉरल, इमोशनल, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी हर रोज़ रहती है, हर मिनट रहती है। हाँ, अगर मेंबर्स ऑफ द बार बिल्कुल कच्चे धागे के हों तो फिर वो अकाउंटेबिलिटी जाहिर है वो नहीं प्ले कर पाएगी जी। और लोअर जुडिशरी के बारे में तो बिल्कुल कहा जा सकता है। हाई कोर्ट के जज साहब ने अगर 3 बेहुदा फैसले दे दिए जी, और मैंने उन पर रिव्यू करा दिया जी, या मैं अपील में चला गया सुप्रीम कोर्ट में जी, और सुप्रीम कोर्ट से मैंने कहा रिलीफ मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिलीफ, प्रैक्टिकल रिलीफ ये चाहिए, आप स्ट्रिक्चर पास करिए, ये कैसे फैसला दिया है जी, ये उसूलन गलत है जी, तो उन जज साहब का तो कैरियर वहाँ पर एक डेड एंड पर आ जाएगा। लेकिन सब तो कितनी बार होता है ऐसा? दूसरी बात मैं अर्ज करूँगा जी, जो जस्टिस ज्ञान सुधा जी ने फरमाया जी, मेरे ओपिनियन में एनजेएसी में बहुत बहुत उम्दा बैलेंस है बिटवीन द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव एंड बिटवीन द जुडिशरी जी। जो नंबर्स उसमें मेंबर्स के हैं, वो जुडिशरी के जो मेंबर्स हैं और दूसरी तरफ के जो मेंबर्स हैं बिल्कुल बराबर आके बैठ रहे हैं जी। लेकिन इस बैलेंस के बावजूद मेरा एज ए जूरिस्ट ग्रीवेंस ये है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में ये बैलेंस नहीं होना चाहिए, डिसबैलेंस होना चाहिए। जुडिशरी शुड हैव द अपर एंड द डिसाइसिवली अपर हैंड, क्योंकि वो उस बरादरी को, उस काम को, उस चीज़ को समझते हैं क्या है और कैसा है जी। ये कहने के बाद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोलिजियम सिस्टम, आप समझेंगे मैं कोलिजियम सिस्टम में कोई कमी नहीं देख पा रहा हूँ, कोलिजियम सिस्टम को एब्यूज़ किया गया है ऑफ एंड ऑन, चाहे वो मौजूदा दिल्ली हाई कोर्ट हो, वहाँ के जजेस हों, चाहे मौजूदा पटना हाई कोर्ट हो, वहाँ के रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हो, ऐसे लोगों को अपॉइंट किया है जो मैं नहीं समझता उस तकलीफ देने काबिल वो थे जी। आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। अब बात ये आई कि हल क्या है? हल ये है, देखिए कोई भी चीज़, कोई भी सिस्टम वर्क्स ओनली ऑन द गुड इंटेंट ऑफ द पीपल हु आर चार्ज्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आउट देयर। यस, कोलिजियम सिस्टम इस बात का बेसिक मान के चलता है, इस बात को कि कोलिजियम में जो लोग बैठे हैं वो बहुत जिम्मेदारी से, ईमानदारी से, निष्पक्षता से, काबिलियत देखते हुए अपॉइंटमेंट्स के फैसले करेंगे। मुझे बड़ी हैरत हुई, कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई कोर्ट के जज साहब के जजमेंट पे एसएलपी में, अपील में ये लिख दिया कि जज साहब को जजमेंट लिखना नहीं आता। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हिस्सा था, ऑब्जर्वेशन था, स्ट्रिक्चर था जी। तो मेरा रिएक्शन ये नहीं था कि वो जज साहब बहुत नालायक थे जी हाई कोर्ट के, मेरा रिएक्शन ये था, हुजूर वाला सुप्रीम कोर्ट में आपने अपॉइंट कैसे किया था इस? ठीक है सर, इस पर चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। दो चीज मैं जरूर आपसे खिदमत में जरूर अर्ज करूंगा, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कमेंट किया है जी, ये बहुत खतरनाक कमेंट है
कि मेजॉरिटी जिन लोगों के पास हो, जो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया के, उनको ये ताकत दी जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो विदाउट लिमिट्स अमेंड कर सके। ठीक है, पहला प्रीमाइस गलत ये है उसमें कि मेजॉरिटी जिसको आप समझ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, दे आर नॉट representing majority of people, they are actually representing minority of the people of India। ठीक है सर, ये अलग बहस है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही विद्वत पैनल था, आप सब लोगों ने मेरा ज्ञानवर्धन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या संसद को ही सुप्रीम माना जाना चाहिए। इस पर 70% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 30% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी 70% लोगों को लगता है कि पार्लियामेंट में जो उनके लीडर्स हैं उन पर उनका भरोसा बना हुआ है। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे विद्वत पैनल की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। संविधान ये मात्र शब्द नहीं है, बल्कि एक मॉडल है ऐसे भारत का जहां सभी को समान अधिकार हैं, जहां सभी को आज़ादी है, जहां एक और कानून बनाने के लिए विधायिका है, उसका पालन करने के लिए, कराने के लिए जुडिशरी है, कार्यपालिका है, इन सब पर अंकुश रखने के लिए न्यायपालिका है। लेकिन उच्चतम न्यायालय जब भी सरकार, संसद, मंत्री फैसला सुनाते हैं तो काफ़ी बवाल मचता है, यहाँ तक कि लोकतंत्र को भी खतरा है ऐसा बताया जाता है। अगर जुडिशरी ठीक से काम नहीं करेगी तो सरकार की निरंकुशता और मंत्री, सांसद और असरदार लोगों का बचना आसान हो जाएगा। फिर बहुत सारे मसले हैं, उनमें महिलाओं को हक नहीं मिलेगा, फिर जीवन के अधिकार पर सरकार का कब्जा होगा, फिर इमरजेंसी लगाकर अधिकार छीने जाएंगे। वैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभ अवश्य हैं, परंतु इन स्तंभों की स्थिति और स्वरूप एक समान नहीं है। न्यायपालिका का स्थान विधायिका और कार्यपालिका से एकदम अलग है। न्यायपालिका का काम संविधान को बचाना है, सही और गलत को स्पष्ट करना है। जब न्यायपालिका का काम समीक्षा करना है तब उनमें सहयोग कैसे होगा? सहयोग होने पर न्यायपालिका निष्पक्ष समीक्षा कैसे करेगी? संविधान का राज कैसे चलेगा? सोचना चाहिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।